नमस्कार साथियों, साधी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, तो एक विशेष सौगात के तौर पर आप ध्यान देंगे तो देखिएगा अंतिम प्रहार। तो आज हमारा जो अंतिम प्रहार सेशन का महा आगाज है, तो आज से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो निःशुल्क एमसीक्यू का सेशन चलेगा आपके एग्जाम तक। तो जी हाँ साथियों, आप ध्यान देंगे कब तक चलेगा, आपके एग्जाम तक चलेगा। तो आप सभी बच्चों को हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहना है और साथ ही साथ आपको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो ध्यान दीजिए साथियों, आपको यहाँ पे जितने भी सर मैम दिखाई दे रहे हैं आपको पढ़ाएंगे एडीओ का MCQ, ठीक है। कंटिन्यू लगातार आपके एग्जाम तक चलेगा। आप सभी जानते हैं, जितने भी बच्चे हैं जो एडीओ का पेपर देने वाले हैं, तो आपने देखा होगा अभी न्यू सिलेबस। तो अभी न्यू सिलेबस आया है जिसमें सामान्य अध्ययन का भी कुछ जो सेशन है उसको ऐड कर दिया गया है, जो कि 15 अंक का है। आप 15 अंक को कैसे प्राप्त करेंगे और किस अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन बनाएंगे, तो सारे अप्रोच को हम बताते हुए चलेंगे और एडीओ के एग्ज़ाम तक हम आपका सिलेबस कवर करेंगे MCQ के माध्यम से। तो सभी साथियों, जितने भी साथी हैं, सब ध्यान देंगे कि आज से हमारा जो एडीओ का महा मैराथन सेशन है या अंतिम प्रहार सेशन है वो स्टार्ट हो गया है। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन कि मैं इतिहास सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ, तो इतिहास विषय से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत होगा तो आप सभी बच्चे ज़रूर कमेंट करेंगे और साथ ही साथ आप सभी बच्चे लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है, पशुपति मुहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं दिखाया गया है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है और हमारा ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है गैंडा, भैंस, सिंह और बाघ। तो आप सभी बच्चे एक बार जरूर कमेंट कर देंगे, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो पशुपति मुहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं है, हमारे पास यह क्वेश्चन दिया गया है। तो आप सभी को सबसे पहले समझना है कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। आपको समझना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा कौन से टॉपिक से दिया गया है, इतिहास का। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि कौन से टॉपिक का है। तो ये जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता का है। कौन से टॉपिक का है? सिंधु घाटी सभ्यता का है, ठीक है। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो हमको सिंधु घाटी सभ्यता से एक मुहर प्राप्त हुई है, ठीक है। इस तरह से मुहर प्राप्त हुई है और इस मुहर में पशुपतिनाथ का क्या मिला है? चित्र मिला है जी, ठीक है। पशुपतिनाथ का चित्र मिला है और पशुपतिनाथ के चित्र में बहुत सारे जो जानवर हैं उनका चित्र अंकित है। तो हमको पहचानना है कि जो हमारा पशुपतिनाथ का मुहर दिया गया है उसमें कौन सा जीव नहीं है, कौन सा जीव अनुपस्थित है, तो वही हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आप सभी बच्चे ध्यान जरूर देंगे। और जो मुहरें होती है वो बहुत सारे स्थलों से हमको मुहरें मिली है, लेकिन जो पशुपतिनाथ की मुहर है वो स्पेशली हमको मोहनजोदारो से मिला है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखिएगा कि अब हमको आंसर बताना है कि ऐसा कौन सा जीव है जो पशुपतिनाथ की तस्वीर में नहीं है। तो आपको बताना है आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंह। तो चलिए मैं आपको पशुपतिनाथ की मुहर भी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पशुपतिनाथ जी बैठे हुए हैं और चारों तरफ ये पशु भी इनके किनारे में विराजमान है। नीचे की तरफ देखेंगे तो हिरन है ना, साथ ही साथ बाघ भी है और हाथी भी है। तो यह मुहर एक योगी की बैठी हुई आकृति संभवतः शिव पशुपति को दर्शाती है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं
जो पशुपतिनाथ जी हैं उनकी तुलना यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में इतिहासकार भगवान शिव से किए हुए हैं। तो इस आकृति में कौन कौन से जानवर विराजमान हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे फर्स्ट है गैंडा। कौन है? गैंडा। दूसरे में है भैंस, तीसरे में है हाथी और बाघ। ये इतने जानवरों से घिरी हुई है हमारी पशुपतिनाथ की मुहर। और साथ ही साथ ये नीचे में आपको 2 हिरन भी दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंह का अंकन नहीं है, ठीक है। तो कौन से जानवर का अंकन नहीं है? तो सिंह का अंकन नहीं है। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। अब जो पशुपतिनाथ का अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? पशुपतिनाथ का अर्थ होता है पशुओं का स्वामी, ठीक है जी। ध्यान जरूर देंगे आप सभी कि पशुपतिनाथ का जो अर्थ होता है वो होता है पशुओं का स्वामी। तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा सिंह। जो सिंह है वो पशुपतिनाथ की मुहर में नहीं दर्शाया गया है। तो आप सभी को समझ में आ गया है कि हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा सिंह। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप सभी बच्चे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे यहाँ एडियो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है। तो जो भी इच्छुक बच्चे होंगे जरूर टेस्ट सीरीज को परचेज कीजिएगा और अपनी तैयारी को पुख्ता बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान दीजिएगा, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पहला है समुद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इतिहास के सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। किसको कवर करते हुए चलेंगे? सिलेबस को। सिलेबस के हिसाब से हम आपको एमसीक्यू कराएंगे, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से हम आपको एमसीक्यू कराएंगे। तो आज मैं करवा रही हूँ आप लोग को प्राचीन भारत का। प्राचीन भारत का एमसीक्यू आज मैं करवा रही हूँ। तो हम सिलेबस के अनुसार ही सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सभी को आंसर बताना है। समुद्रगुप्त को, बिंदुसार को, अशोक को, चंद्रगुप्त को। तो आप सब बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। किसने करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण? तो बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे समुद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त, ठीक है। तो चलिए आंसर बता देते हैं आपको। तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। अब गुप्त शासक चंद्रगुप्त की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जो सुदर्शन झील का निर्माण है उसको करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। लेकिन ये कब करवाया गया था? मौर्य वंश के समय करवाया गया था। और मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। इसने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। फिर बाद में अशोक के समय इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। इसको मजबूत तरीके से इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। उसके बाद रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद गुप्तों का शासक है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और आपको जानना जरूरी ये भी है कि सुदर्शन झील कौन से राज्य में स्थित है? तो सुदर्शन झील सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो आप भी चले जाइएगा घूमने सुदर्शन झील में, ठीक है। बहुत ही सुंदर है। तो आप देख सकते हैं सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, ठीक। तो देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है। तो इस प्रकार का दिखाई देता है। ये जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है ये पहाड़ी है गिरनार की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? गिरनार की पहाड़ी है जो कि गुजरात में स्थित है। आप देख सकते हैं पुष्यगुप्त वैश्य
जो पुष्यगुप्त वैश्य है, जो कि इसका सेनापति या राज्यपाल था, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, और इसने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ध्यान देंगे, इनका नाम क्या है? पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य। और ये जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये है गिरनार की पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ी। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें इस झील के बारे में जानकारी मिलती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें इस झील के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बस ये तो हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, और हमारा आंसर भी पता चल गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण। उसका जो राज्यपाल या सेनापति था, पुष्यगुप्त ने इसको बनवाया था। तो ध्यान दीजिएगा, किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित ये क्वेश्चन है, बुद्ध से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले आपको समझना है। सबसे पहले एग्जाम देने से पहले आपको ये समझना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और ये कौन से टॉपिक से संबंधित है। सबसे पहले इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप आंसर को सटीक लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। अष्टमहास्थान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 महत्वपूर्ण स्थानों को कहा जाता है, और निम्नलिखित में से कौन सा उन स्थानों में से एक नहीं है। तो आपने बुद्ध से संबंधित सारनाथ को भी पढ़ा होगा, लुम्बिनी को भी पढ़ा होगा, बोध गया को भी पढ़ा होगा, लेकिन आपने रायगढ़ को नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आपने रायगढ़ को नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए गौतम बुद्ध के बारे में हम जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ, लुम्बिनी नेपाल में हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल में। किसका जन्म हुआ है? बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इनका बचपन का नाम था, बचपन का नाम ये था सिद्धार्थ, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ध्यान दीजिएगा, इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, और माताजी का नाम था महामाया देवी। जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनका लालन पालन किया था प्रजापति गौतमी ने। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। और जो सारनाथ आपको दिखाई दे रहा है, सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था पाली भाषा में। उसके बाद लुम्बिनी को तो आपने जान लिया, इनका जन्म स्थान है। और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी जी? ज्ञान की प्राप्ति। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। और आप पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, और पूछेगा कौन सी नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी, जिसको आप फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। तो निरंजना नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हम रायगढ़ को नहीं जानते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? रायगढ़, क्योंकि रायगढ़ बुद्ध से संबंधित स्थानों में से नहीं है। समझ पा रहे हैं जी? तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन्हीं के बारे में, इनके 8 स्थानों को देख लेते हैं। बुद्ध से संबंधित 8 स्थानों को मैंने लिखा हुआ है, आप इन 8 स्थानों को अच्छे से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। कुशीनगर में भगवान बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की आयु में। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। संकीसा, राजगृह और वैशाली, यहाँ पर भी इन्होंने कुछ दिन बिताया था और लोगों को प्रवचन दिए थे। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
ऋग्वेद में कृषि संबंधी शब्द एवं उनके अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। हमारे एग्जाम में सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमको ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान देते हुए चलना है। तो ऑप्शन में दिया गया है उर्वरा, यहाँ पे जूते लिखा गया है, यह है जूते, जूते हुए खेत है ना। तो ऑप्शन ए को तो देखा आपने, उर्वरा में दिखाया गया है जूते हुए खेत, ये बिल्कुल सही है, ठीक। उसके बाद लांगल, लांगल में दिया गया है किसान। आवट को बोला जाता था वैदिक काल में कुआं, ये भी सही है। पर्जन्य को बोला जाता था बादल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन लांगल को किसान नहीं बोला जाता था, लांगल को किसान नहीं बोला जाता था, लांगल को बोला जाता था हल। लांगल क्या होता था? हल होता था। तो आपको एग्जाम देने जाने से पहले अगर आप वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो आपको वैदिक काल से संबंधित कुछ बातें हैं और कुछ शब्दावलियां हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि गोबर की खाद को बोला जाता था करीश, क्या बोला जाता था? गोबर की खाद को बोला जाता था करीश, करीश। तो आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वैदिक काल में जुलाहा को क्या बोला जाता था, वैदिक काल में जुलाहा को क्या बोला जाता था। आप सभी बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। लांगल बोला जाता था हल को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन 5 है, झारखंड के सम्मेद पर्वत शिखर पर ऐसा कौन सा जैन तीर्थंकर है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, पहला है मुनीश्वरत नेमिनाथ और है अरिष्टनेमि पार्श्वनाथ। तो आपको आंसर बताना है। झारखंड के सम्मेद पर्वत शिखर पर ऐसा कौन सा जैन तीर्थंकर है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो पार्श्वनाथ जी है इसका आंसर। तो पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है सर्प, ठीक है। यह सर्प का फन भी लिखा रहता है, सर्प का फन। इनको झारखंड के सम्मेद पर्वत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस सम्मेद पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है सम्मेद पर्वत शिखर, ठीक है। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सम्मेद पर्वत शिखर पर हुई थी। आप ध्यान दीजिएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। क्या होगा हमारा आंसर? सभी बच्चे ध्यान देंगे, पार्श्वनाथ होगा हमारा आंसर। देख सकते हैं सम्मेद पर्वत शिखर कैसे दिखाई देता है। तो ये स्थित है झारखंड में, और झारखंड में ही पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रो कोर्स कहा गया था? तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और भानुगुप्त। तो आप सभी को आंसर बताना है क्या हो सकता है। तो देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। तो आंसर तो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है, जिनको यूनानी लेखक जस्टिन सैंड्रो कोर्स कहते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं, मौर्य वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। अगर इनकी वंशावली की बात करें, मौर्य वंश की वंशावली की बात करें, तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। तो उस ट्रिक को भी आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप मौर्य वंश में जितने भी राजाओं ने शासन किया है उसको भी आसानी से जान लेंगे। तो उस ट्रिक को एक बार समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो वो ट्रिक है चांद बिंदु, ट्रिक को देख लीजिएगा। चांद बिंदु, आशा कर, दास सदा सब्र है, दास सदा सब्र है। इस ट्रिक के माध्यम से आप मौर्य वंश में शासन करने वाले जितने भी शासक हैं उसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है चांद बिंदु, आशा कर, दास सदा सब्र है। तो इसको चलिए देख लेते हैं क्या होगा हमारा। चांद से, चांद से हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बिंदु से हम देखेंगे बिंदुसार, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा आएगा वो है बिंदुसार, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आशा,
आशा से हो जाएगा हमारा अशोक, आशा से होगा अशोक। नेक्स्ट देखिए कर, कर से हो जाएगा कुणाल। उसके बाद द से देखेंगे दशरथ, दशरथ के बाद देखेंगे आप संप्रीति, संप्रति के बाद देखेंगे आप इधर शालीशुक, शालीशुक के बाद देखते हैं देववर्मन, देववर्मन के बाद देखेंगे सतधनवा। उसके बाद लास्ट है हमारा बृहद्रथ। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो था बृहद्रथ। अब यहाँ पे देखते हैं कि सैंड्रो कोर्स जस्टिन महोदय ने किसको कहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश के शासकों को आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कथन दिया गया है, उसके बाद हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। कथन एक को ध्यान से पढ़िएगा। कथन एक को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो लिखा गया है यहाँ पे उनके विशाल महल और मंदिर होते हैं। उसके बाद दूसरा जो कथन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो हमारा कथन है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा कथन है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। तो आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है और सही कथन बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो कूट है वो सही हो सकता है। तो सबसे पहले फिर से पढ़ लेते हैं, क्या उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये तो गलत है, ये नहीं होता था। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट को देखिए, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। क्या हो सकता है, क्या वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये तो बिल्कुल गलत है ना। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमको बहुत सारे स्थलों से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। किसकी प्रतिमा मिली है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। और हड़प्पा से हमको एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलता हुआ दर्शाया गया है, जिसके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि ये किसी उर्वरता की देवी को मानते रहे होंगे। तो ये जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है हमको, तो हड़प्पा से मिला है। और साथ ही साथ मैंने आपको अभी बताया था पशुपतिनाथ की मुहर, किसकी मुहर, पशुपतिनाथ की मुहर, ये मुहर हमको मिला है मोहनजोदारो से, जिसकी तुलना यहाँ पर इतिहासकार भगवान शिव से करते हैं। तो आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर सिंधुवासी देवता और देवी दोनों की पूजा करते थे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा वे केवल 2 होगा। तो 2 बस सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल बी। तो केवल बी हो जाएगा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। यहाँ पे आपको आंसर पता चल गया है, पर कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदारो और हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। तो आपको सही आंसर बताना है, तो उसके लिए देखते हैं कि क्या होगा हमारा सही आंसर। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है उसको ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो देखते हैं, अपने नगर नियोजन के लिए क्या सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। तो मैंने आप सभी को अच्छे से बताया है, बिल्कुल जानी जाती थी। वो कैसे जानी जाती है उसको अभी बता रही हूँ। फिर देखेंगे मोहनजोदारो और हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन प्रणाली थी एकदम सुनियोजित एवं विकसित थी। यहाँ की जो नगरें थी, ठीक है, सड़कें एक दूसरे को जो समकोण पर काटती थी और ग्रिड पद्धति की तरह
तरह से ये बनी हुई थी। और यहाँ पे जो घर बने हुए थे वो सड़कों के किनारे थे, सड़कों के किनारे थे, लेकिन इनके घर के दरवाजे थे वो सामने की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। तो इनके घर के दरवाजे सामने के ऊपर ओपन नहीं होते थे, पीछे की ओर ओपन होते थे। और मोहनजोदारो और हड़प्पा ये दोनों स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की है। हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया गया था 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी ने किया। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे मोहनजोदारो, तो इसका उत्खनन कार्य किया गया था 1922 में, और इसका उत्खनन कार्य किया था राखलदास बनर्जी ने। किसने किया? राखलदास बनर्जी ने किया, जो कि हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर था। उसके बाद देखते हैं अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए क्या सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी? तो बिल्कुल प्रसिद्धि रखती है ये, क्योंकि आपने देखा है कि उस दौरान, आज के कंपेयर में हम बात करें तो उस दौरान भारी वर्षा होती थी, और कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नदियों के किनारे स्थित थी। और नदियों में जब बाढ़ आता था और बाढ़ जैसे ही सूखता था तो जो उपजाऊ जमीन थी, ठीक है, जो गाद वाली क्षेत्र थी जिसमें जो बाढ़ है वो मिट्टी बहाकर लाती थी, उन क्षेत्रों पर फसलें बोई जाती थी, उन क्षेत्रों पर फसलें बोई जाती थी। अगर हम देखें कि कब बोई जाती थी, तो कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर महीने में फसलें बोई जाती थी, और अप्रैल मार्च के महीने में इन फसलों को काट लिया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कृषि के लिए भी प्रसिद्धि रखती थी। उसके बाद हम देखते हैं उद्योग। तो उद्योग के बारे में अगर हम देखें तो हमको साक्ष्य मिला है चौंदड़ों से। कहाँ से साक्ष्य मिला है? चौंदड़ों से मिला है उद्योग का साक्ष्य। कौन से उद्योग का साक्ष्य मिला है? मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना हमको चौंदड़ों से मिला है। अगर मैं मनके का वास्तविक अर्थ देखूं तो ये हो सकता है कि माला, ठीक है, या मोतियों की माला भी बोल सकते हैं, या लकड़ी का माला भी बोल सकते हैं, जिसको पिरो के बनाई जाती थी, वो बोला जाता था उसको मनके। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अपने नगर नियोजन के लिए भी सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी। मोहनजोदारो और हड़प्पा के लिए भी प्रसिद्ध ही थी, क्योंकि मोहनजोदारो और हड़प्पा ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल थे। उसके बाद ये अपने कृषि के लिए भी प्रसिद्धि रखती थी और अपने उद्योगों के लिए भी प्रसिद्धि रखती थी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो चौंदड़ो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से लड़कियों के लिए एक विशेष सौगात है कि यहाँ पे आपको मिला है काजल, पाउडर, लिपस्टिक, कंघा, इतने सारे साक्ष्य हमको चौंदड़ो से प्राप्त होते हैं। तो आप सभी बच्चे इस आंसर को अच्छे से समझ गए होंगे और ऑप्शन को भी समझ गए होंगे, और हमारा आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दिया गया है, इसमें कौन सा ऑप्शन है वो मैच नहीं हो रहा है। तो पहला दिया गया है आलमगीरपुर, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ऐसा दिया गया है, आपको पहचानना है, अर्थात बेमेल को छांटना है, जो सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। दूसरा है लोथल, गुजरात दिया गया है। कालीबंगा हरियाणा दिया गया है। रोपड़ दिया गया है पंजाब में। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मैच नहीं खा रहा है? आपको बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मैच नहीं हो रहा है। तो मैच नहीं हो रहा है उसको बताना है जी, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा मैच नहीं हो रहा है। आप जानते ही हैं कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। लोथल है, ये गुजरात में है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? प्रमुख बंदरगाह था, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो कालीबंगा स्थित था राजस्थान में, ना कि हरियाणा में।
स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो मैच नहीं खा रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी है वो मैच नहीं खा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जिसका उत्खनन कार्य किया था बीबी लाल एवं बीके थापर ने। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि कालीबंगा है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार की अगर मैं बात कर लूं तो ये त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी। कौन से आकार में फैली हुई थी? त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी, और लगभग इसका एरिया था 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। किसका एरिया था? सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया था। अगर मैं उत्तर की बात करूं तो मांडा थी, दक्षिण की बात करूं तो दायमाबाद, पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर, और पश्चिम की बात करें तो सूतकांगेडोर। पश्चिम में क्या था? सूतकांगेडोर था। और हमारा जो ऑप्शन है वो मैच नहीं हो रहा है, वो है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियाँ, और कालीबंगा से ही हमको जूते हुए खेत का साक्ष्य भी मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। क्या कालीबंगा यूपी में स्थित है? क्या लोथल यूपी में स्थित है? क्या आलमगीरपुर यूपी में स्थित है? क्या हुलास यूपी में स्थित है? तो अभी तो आपने देख लिया है ना, कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और ध्यान दीजिएगा कि जो लोथल था, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। क्या था लोथल? सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। और आलमगीरपुर ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। हुलास ये भी यूपी के सहारनपुर में स्थित है, यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित है। कौन सा क्षेत्र? हुलास। और ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में गिना जाता है। हालांकि हम इसके बारे में कम पढ़ते हैं तो हमको आइडिया नहीं रहता, और यही चीज हमारे एग्जाम में हमको धोखा दे देती। क्या दे देती है? धोखा दे देती है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से एक बार सुन लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो कौन सा सही होगा? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या हुलास? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3। आलमगीरपुर कौन से नंबर में है? 3 में है। हुलास कौन से नंबर में है? 4th में है। तो 3 और 4 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर, 3 और 4। आलमगीरपुर और हुलास ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सहायक विस्तार अधिकारी एडीओ का त्रिनेत्र बैच। ठीक है, तो सुनिएगा, अभी एडीओ का एग्जाम आने वाला है, जून में है आपका एग्जाम। और जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की हैं तो भी आप इस पैकेज को लेके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 2 महीने में अपनी तैयारी को कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इस बैच को खरीदिए और अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप अपनी तैयारी को, अपने आप का आकलन करना चाहते हैं तो हमारा टेस्ट सीरीज भी ज़रूर परचेस कीजिएगा। और मैं बार बार बता रही हूँ कि आपको एक सही अप्रोच लेके चलना है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो कम से कम एटलीस्ट एग्जाम में जाने से पहले आपको क्वेश्चन को 2 बार से पढ़ना है, या एग्जाम देते वक्त कौन से क्वेश्चन में है बोल रहा है, कौन से क्वेश्चन में नहीं बोल रहे हैं। तो उन सब बातों को भी ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट। सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। क्या यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है? तो हमारा आंसर क्या होगा जी, आपको बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे कितने वेद होते हैं। हमारे 4 वेद होते हैं। पहला है ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है
सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो हमारे वेदों की संख्या कितनी होती है? हमारे वेदों की संख्या होती है 4। तो पहला वेद देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंत्रों के बारे में बताया गया है। इसमें कितने मंत्र होते हैं? 10,580 मंत्र होते हैं ऋग्वेद में। 10,462 ऋचाएं होती है। उसके बाद सूक्त कितने होते हैं? हमारे 1028 सूक्त होते हैं ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडलों के बारे में बताया गया है। कितने मंडलों के बारे में बताया गया है? 10 मंडल। और 10वें मंडल के तीसरे मंडल में बताया गया है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है, जिसकी रचना विश्वामित्र जी ने की है ना। उसके बाद अगर मैं इसी में 7वें मंडल की बात करूं तो 7वें मंडल में दशराग युद्ध के बारे में बताया गया है। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, अर्थात 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम यजुर्वेद में चलते हैं। तो यजुर्वेद में य से, यहाँ पे य से स्टार्ट हो रहा है यजुर्वेद, और य से स्टार्ट होता है यज्ञ। य से स्टार्ट हो रहा है यजुर्वेद और य से स्टार्ट होता है यज्ञ। और आपको जानना है कि यजुर्वेद में किसके बारे में बताया गया है? यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में बताया गया है। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान, साम का अर्थ होता है गान। और भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, वशीकरण, जादू टोना के बारे में हमको पता चलता है। ठीक, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके उच्चारणकर्ता को क्या कहा जाता है। ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होत्र या होता कहा जाता है। यजुर्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसको अध्वर्यु कहा जाता है, अध्वर्यु कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सामवेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे उद्गाता कहा जाता है, उद्गाता। और अथर्ववेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे बोला जाता है ब्रह्मा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे कितने वेद होते हैं? 4 वेद। और हमारा जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में 10 मंडलों के बारे में बताया गया है और इतने सारे मंत्रों के बारे में बताया गया है। तो संगीतमय स्रोत का वर्णन है ऋग्वेद में। तो इस तरह से होते हैं जी आपके 4 वेद, जिसको जानना और समझना अति अनिवार्य है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमको यहाँ पर दिया गया है सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आप सभी को बताना है आंसर, तो बताइए। चलिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद अभी तो मैंने बता दिया है, तो उसके हिसाब से तो आपको आंसर बता ही देना चाहिए। तो हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। त्रयी नाम है, त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म, संघ व बुद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का और 3 मौसमों का। तो त्रयी किसको बोला गया है यहाँ पे? त्रयी, त्रयी किसको मिलकर बनता है? इसको वेद त्रयी भी कहा जाता है, वेद त्रयी भी कहा जाता है। ठीक है, तो वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है त्रयी, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है त्रयी। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। ठीक है जी, इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर बोला जाता है त्रयी। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 वेदों का, 3 वेदों का। नेक्स्ट, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैदिक ग्रंथों में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो पहला है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद।
वर्ण शब्द का प्रथम प्रयोग हमको कहाँ देखने को मिलता है? वर्ण शब्द कौन से वैदिक ग्रंथ में देखने को मिलता है? किसी को आंसर पता होगा तो जरूर एक बार कमेंट करके जरूर बता देंगे। जल्दी बताइए क्या हो सकता है आंसर। तो हमारा आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्ण शब्द के बारे में बताया गया है, वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आप जानते हैं कि 10वें मंडल में किया गया है। ठीक, तो आंसर क्या होगा जी? हमारा ऋग्वेद होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। आप जानते हैं कि वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है और पुरुष सूक्त का उल्लेख है वो 10वें मंडल में है, 10वें मंडल। अब यहाँ पर देख लेते हैं पुरुष सूक्त में, इसी में वर्ण व्यवस्था को बताया गया है, वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था का अर्थ होता है, इसमें कौन कौन से वर्ण व्यवस्था आते थे ऋग्वैदिक काल में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य का आशय होता था व्यापारी और शूद्र में किसान और मजदूर वर्ग आते थे। और ये जो शूद्र था वो तीनों वर्णों की सेवा करता था। और जो आप जानते हैं कि पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करवाने वाले ब्राह्मण कहलाते थे। क्षत्रिय किसको बोला जाता था? जो युद्धों में भाग लेता था उसको बोला जाता था क्षत्रिय। और इसी को बोला जाता था वर्ण व्यवस्था। और इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अब हम जब वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, इसको थोड़ा बहुत बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि ये कौन से टॉपिक से संबंधित है। तो ये वैदिक सभ्यता से संबंधित है, वैदिक सभ्यता। आप जब वैदिक सभ्यता को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है हमारा ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। क्या है जी? उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं और इसकी जानकारी है, ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? ऋग्वेद से। और इसकी जानकारी हमको मिलती है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से हमको इसकी जानकारी मिलती है। तो हम इसको दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक, अगर वैदिक सभ्यता का टोटल जो टाइम पीरियड है उसकी हम बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या इसको आप बीसी भी बोल सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक, तो आंसर क्या हो सकता है कि पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद में पाया जाता है पुरुष सूक्त। आंसर होगा हमारा सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आंसर बता दीजिए आप सभी। गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। तो ध्यान दीजिए, पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। और गोत्र किसको बोला जाता था? गायों की रखने के स्थान को गोत्र बोला जाता था। गायों के रखने के स्थान को गोत्र बोला जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले बार आया है और गायों के रखने के स्थान को गोत्र बोला जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बताया ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी, अर्थात जो पठन पाठन का कार्य करेगा, यज्ञ कर्म करेगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा। लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल में बढ़ते हैं तो उधर क्या होता है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म मूलक ना होकर जन्म मूलक हो जाती है। ऋग्वैदिक काल में जैसे कि कोई भी इंसान है, अगर उसको पठन पाठन कार्य करना है, यज्ञ का कार्य करना है, तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा।
लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण कहलाएगा। तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म मूलक हो गई थी और ऋग वैदिक काल में वो कर्म मूलक थी। और हमको यहाँ पे पूछा गया है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, तो ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द पहले गायों के रखने के स्थान को बोला जाता था, लेकिन वो धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति हो गई स्टार्टिंग से और समगोत्री विवाह वर्जित हो गए। समगोत्री विवाह उत्तर वैदिक काल से वर्जित हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा, ये वर्जित हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो कब हुआ था, ऋग वैदिक काल में हुआ था या ऋग्वेद में हुआ था, ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? पूर्व वैदिक मतलब आप इसको ऋग वैदिक काल ले सकते हैं। ऋग वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। अब कई बच्चे लोग को लग रहा होगा कि मैडम ऋग्वेद भी बोलती है, पूर्व वैदिक भी बोलती है और ऋग वैदिक काल भी बोलती है। तो पूर्व वैदिक काल एवं ऋग वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल एवं ऋग वैदिक काल दोनों एक ही है, दोनों एक है। और इस काल की जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि पूर्व वैदिक काल और ऋग वैदिक काल दोनों एक ही है और इसकी जो जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पूर्व वैदिक काल में जो आर्यों का धर्म क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रकृति पूजा और यज्ञ क्या था, प्रकृति पूजा और यज्ञ इनका प्रमुख धर्म था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास रखती थी? तो मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा और बलि एवं कर्मकांड। तो यहाँ पर अगर हमारा आंसर बलि एवं कर्मकांड होगा तो हमारा यहाँ पे होगा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल होगा और हमारा आंसर हो जाएगा बलि एवं कर्मकांड। उत्तर वैदिक काल में जो जनता थी वो बलि एवं कर्मकांड में विश्वास रखती थी। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है उत्तर वैदिक काल के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जो जनता थी वो बलि एवं कर्मकांड में विश्वास रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो मैंने बताया था अभी, क्या बताया था? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं हमारे? ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं और 10 मंडल में 7वां मंडल है। 10वां मंडल के 7वां मंडल में दशराग युद्ध के बारे में बताया गया है। कौन सा युद्ध? दशराग युद्ध। और दशराग युद्ध जो है वो कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन सी नदी? परुशनी नदी, जिसका वर्तमान नाम है रावी नदी। वर्तमान नाम क्या है? रावी नदी। तो रावी नदी के तट पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था? दशराग युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा परुशनी। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में देखा जाता है? तो मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में इनका जन्म होता है, ठीक। तो जब उन्होंने जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा था, किसने जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा? बुद्ध ने। बुद्ध ने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी को देखा। उसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, उसके बाद वो सन्यास धारण करते हैं, ठीक है। तो 29 वर्ष की आयु में जब महात्मा बुद्ध ने सन्यास धारण किया तो उनके सन्यास धारण करने की जो घटना थी उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। तो हमारा आंसर क्या होगा? गृह त्याग की घटना, क्योंकि जब गृह त्याग किए थे तो उस घटना को बोला गया था महाभिनिष्क्रमण। तो याद रखिएगा हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग जो घटना थी उसको बोला गया है महाभिनिष्क्रमण। तो आंसर हो जाएगा जी हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट
क्वेश्चन, गौतम बुद्ध, यहाँ पे युद्ध लिखा गया है, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है युद्ध, ये युद्ध नहीं है, बुद्ध है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो इनकी माँ थी वो कोली वंश से संबंधित थी, कोली वंश। और इनके पिताजी थे वो शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। शाक्य गणराज्य के मुखिया कौन थे? इनके पिता सुद्धोधन थे। पिता का नाम था सुद्धोधन। पिता का नाम क्या था जी? सुद्धोधन। चलिए मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको और भी जानकारी दे देती हूँ कि इन्होंने 16 वर्ष की आयु में विवाह किया। 16 वर्ष की आयु में विवाह किया। उसके बाद 29 वर्ष की आयु में किया था इन्होंने गृह त्याग। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध के बारे में ये सारे डेट को आपको याद रखना जरूरी है, वर्ष को, कि 16 वर्ष में उनका विवाह हुआ, 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया, 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 80 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई है। तो ये बातों को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था, हमने अभी देखा था बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में। कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जी लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की है? तो जब भी आप प्रथम बौद्ध संगीति को याद करेंगे तो एक ट्रिक है, इस ट्रिक के जरिए आप बौद्ध संगीति को याद कर सकते हैं। 4 बौद्ध संगीति हुई थी और हमको बोला जा रहा है प्रथम बौद्ध संगीति। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। सिर्फ मैं एक ही ट्रिक को डील करूंगी, बाकी ट्रिक को आप घर में जाके उसको आराम से डील कीजिएगा खुद से, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है। तो लिखेगा, राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, वैश्या सबका काल है। ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप चारों बौद्ध संगीति को एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है, कुंवर जी कंगाल है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप चारों बौद्ध संगीति को याद कर सकते हैं। हमको पूछा गया है प्रथम बौद्ध संगीति, तो मैं प्रथम बौद्ध संगीति को यहाँ पर डील कर देती हूँ कि राजा, राजा से क्या हो जाएगा? राजगृह, और यहाँ से महाराजा से हो जाएगा महाकश्यप, और आजा से हो जाएगा अजात शत्रु, आजा से हो जाएगा अजात शत्रु। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो अजात शत्रु के कार्यकाल में किया गया था। इसका जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप था, और कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। तो हमको पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी, ये इसके अध्यक्ष थे, ये इसके अध्यक्ष थे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदारो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। तो थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं, टाइम हो गया है तो देख लेते हैं। यहाँ पे जूते हुए खेत का साक्ष्य हमको मिलता है कालीबंगा से, और कालीबंगा स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज की थी बीबी लाल एवं बी के थापर ने। किसने की थी? बीबी लाल एवं बी के थापर ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। कहाँ स्थित है सप्तपर्णी गुफा? किसी को याद होगा तो बता सकते हो, कहाँ स्थित है जी? तो देखते हैं यहाँ पे सप्तपर्णी जो गुफा है, ठीक है, सप्तपर्णी जो गुफा है वो राजगृह बिहार में स्थित है। तो हमको ये जानना है कि जो सप्तपर्णी गुफा है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो वैभवगिरी के पहाड़ी में स्थित है, वैभवगिरी की पहाड़ी,
वैभवगिरी की पहाड़ी में स्थित है सप्तपर्णी गुफा, और स्थान देखेंगे तो राजगृह में। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम या उद्गम स्थल है? उपागम नहीं है, ये उद्गम स्थल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। ये शैल चित्रों के लिए क्या है? फेमस है। जो आदि मानव थे वो भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी किया करते थे प्रागैतिहासिक काल के समय। तो गुफाओं में चित्रकारी का जो साक्ष्य मिला है वो हमको भीमबेटका से भी मिला है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर से हमको अधिकतर आदि मानव की कलाकृतियां प्राप्त हुई है। आपको बताना है कमेंट करके जो भीमबेटका है इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है, और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, और यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है जी कमेंट करके। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गुफाओं का शैल चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 20वां क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और कौन सा कथन सही है बताइएगा। उनका जो जन्म है कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, क्या ये सही है? उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। नीचे दिए गए उत्तर को, मतलब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर पहचानना है। तो चलिए बताइएगा क्या हो सकता है, उसके बाद मैं आंसर आप लोग को बता रही हूँ। एक बार ध्यान से पढ़िएगा। क्या उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था? बिल्कुल हुआ था। अभी मैं 4 बार बता चुकी हूँ उनका जन्म स्थान कहाँ है। और उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सत्य है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी हमारा सही है और ये भी हमारा सही है। तो देखो, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो एक जो बौद्ध धर्म है, अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने क्या वैदिक धर्म को स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है? तो इन्होंने बिल्कुल अस्वीकार किया है, क्योंकि बौद्ध धर्म वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं। वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं। अस्वीकार, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन क्या होता है। तो आस्तिक दर्शन का अर्थ आप समझेंगे कि ऐसा दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, वेदों को स्वीकार करते हैं, वेदों को अपनाते हैं, वेदों में लिखी गई बातों को वो मानते हैं। तो ऐसे धर्म को बोलते हैं हम क्या, या ऐसे दर्शन को हम बोलते हैं आस्तिक दर्शन। या ऐसा दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को नकारते हैं, उसको खंडित करते हैं, वैसे दर्शन को हम बोलते हैं नास्तिक दर्शन। तो बौद्ध धर्म भी उन्हीं में से शामिल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं क्या हो सकता है आंसर। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब चारों कथन सही है ना। तो आपको ध्यान देना है कि आस्तिक दर्शन क्या होता है, नास्तिक दर्शन क्या होता है। ऐसा दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, ऐसे दर्शन को हम बोलते हैं आस्तिक दर्शन। ऐसा दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को खंडित करते हैं, तो वैसे दर्शन को बोला जाएगा क्या, आस्तिक दर्शन। तो इसके हिसाब से हमारा जो चारों स्टेटमेंट है वो सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आंसर बता रही हूँ। ध्यान से पढ़िए, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है एक साइड सूची और एक साइड दिया गया है सूची 2। चिन्ह दिया गया है और अर्थ दिया गया है, तो पहचानिए और आंसर बताइए। बताइए क्या हो सकता है। तो जन्म, इनके प्रतीक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बौद्ध धर्म का प्रतीक, जन्म, प्रथम प्रवचन, महाबोधि और त्याग। तो मैंने यहाँ पे बताया था, इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था, उसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अब आपको पता चल गया कि बी का आंसर 2 है, तो हम सबसे पहले बी को खोजेंगे।
तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 जगह में, बी का आंसर 2 दिखाई दे रहा है। अब हमको और जानना है कि इन्होंने त्याग किया था, उसको बोला जाता है क्या? महाबोधि को आप देख सकते हैं, बोधि वृक्ष, तो सी का आपको दिखना चाहिए 1, तो यहाँ पर भी हमको दिखाई दे रहा है सी का 1। उसके बाद जन्म को देखते हैं, जन्म का संबंध है इनका कमल से, तो देखना पड़ेगा हमको कि ए जन्म कमल। उसके बाद त्याग, त्याग का संबंध है घोड़ा। तो आप लोग आंसर मैच करके बता सकते हैं कि क्या होगा हमारा आंसर, कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे पूरा मिलान कर दी हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जन्म का संबंध है इनका कमल, त्याग का संबंध है घोड़ा, महाबोधि बोधि वृक्ष, और प्रथम प्रवचन है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो आंसर बता देंगे कि क्या हो सकता है, ठीक। तो देखिए जन्म कमल, तो 4 आ गया हमारा, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि तो बोधि वृक्ष, उसके बाद त्याग का देखते हैं तो त्याग है घोड़ा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो ठीक है जी, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसी तरह के आपको अच्छे अच्छे MCQ देखना है तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो फिर से हम कल मुलाकात करते हैं इसी टाइम में और इसी सेशन में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए, थैंक यू।